नमस्कार। धर्म धर्म के कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। एक बड़े और नए मुद्दे के साथ रूबरू कराते हैं इस कार्यक्रम में। यहाँ उत्तराखंड में जनवरी में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू कर दिया गया और इस कानून के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने उनके निर्देश पर जमीयत उलमाए हिंद ने आज नैनीताल कोर्ट में एक याचिका को दायर किया है और ऐसे में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के सामने इसका उल्लेख किया है। कोर्ट इस पूरे मामले पर इसी सप्ताह में सुनवाई कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जमीयत उलमाए हिंद की ओर से इस महत्वपूर्ण मामले की पैरवी कोर्ट में करेंगे। मौलाना मदनी ने इस याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि देश के संविधान, लोकतंत्र और कानून के राज को बनाए रखने के लिए जमीयत उलमाए हिंद ने इस उम्मीद के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि हमें न्याय मिल सकेगा, क्योंकि अदालत ही हमारे लिए अंतिम अब सहारा है। उन्होंने यह भी जिक्र किया है कि हम शरीयत के खिलाफ किसी भी कानून को स्वीकार नहीं करते हैं। मुसलमान हर चीज में समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी शरीयत और अपने नियमों के धर्म से लेकर के कोई समझौता नहीं कर सकता। यह मुसलमानों के अस्तित्व का एक बड़ा सवाल ही नहीं बल्कि उनके अधिकारों का सवाल है। मौलाना मदनी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता कानून लाकर मौजूदा सरकार मुसलमानों को देश के संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को छीनना चाहती है, क्योंकि हमारी आस्था के मुताबिक जो हमारे धार्मिक कानून हैं वो किसी मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि कुरान हदीस से साबित हुए हैं। ये लोग किसी धार्मिक पर्सनल लॉ पर असल अमल नहीं कर सकते हैं। उनके लिए देश से पहले से ही उन लोगों के लिए वैकल्पिक नागरिक संहिता मौजूद है, तो फिर समान नागरिक संहिता की आखिर क्या जरूरत है। समान नागरिक संहिता को लागू करना संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों के विपरीत है। वहीं मौलाना मदनी ने कहा है कि सवाल मुसलमानों के पर्सनल लॉ का नहीं बल्कि देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान को उनकी मौजूदा स्थिति में बनाए रखने का है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है यह है कि देश की सरकार का अपमान कोई धर्म नहीं है और देश के लोग अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए समान नागरिक संहिता मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य है और देश की एकता और अखंडता के लिए यह हानिकारक भी हो सकता है। उन्होंने यह भी जिक्र किया हुआ है याचिका के दौरान कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए अनुच्छेद 44 को सबूत के तौर पर पेश किया जाता है और यह प्रचार किया जाता है कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का उल्लेख संविधान में है, जबकि अनुच्छेद 44 मार्गदर्शक सिद्धांतों में नहीं है बल्कि एक सलाह है। लेकिन संविधान के ही अनुच्छेद 25, 26 और 29 का कोई उल्लेख या जिक्र नहीं है जो नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों को मान्यता देते हैं और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत आवेदन अधिनियम 1937 के द्वारा सुरक्षा भी प्रदान की जाती है और वैसे भी किसी भी राज्य को समान नागरिक संहिता बनाने का अधिकार नहीं है। इस तरह से देखें तो समान नागरिक संहिता अधिकारों का हनन करती है और इसके बावजूद हमारी सरकार कहती है कि एक देश में एक कानून होगा और एक सदन में दो कानून नहीं हो सकते। यह बड़ी अजीब और विचित्र बात है। यहाँ मौलाना मदनी ने यह भी जिक्र किया हुआ है कि हमारे यहाँ आईपीसी, सीआरपीसी के प्रावधान पूरे देश भर में एक जैसे नहीं है। राज्यों में इनका स्वरूप बदल जाता है। देश में गौ हत्या पर भी एक कानून नहीं है। जो कानून है वह 5 राज्यों में लागू नहीं होता है। तो इस तरह के कई तरह के बयान हैं और ऐसे में हिंदू धर्म और मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं की भी प्रतिक्रिया यूसीसी के इस विरोध को लेकर के सामने आ रही है। सबके अपने अपने बयान आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है आइए पहले आपको सुनवाते हैं। सारे भारत में एक हल्ला मचा हुआ है ड्रेस कोड को लेकर। महाराष्ट्र के एक महानुभाव ने ऐसा बयान दिया है। अब उस बयान पर प्रोपेगेंडा लोग किए जा रहे हैं और ये सब गलत है। देखो, उन्होंने ये कहा कि न्याय अगर ऐसी बात कहता है कि आप न्याय के साथ चले और न्याय में ये नियमित है कि आप ड्रेस कोड में आए, ड्रेस कोड में जाएं, जहां भी एक परंपरा है। जितने भारत की सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटी में जहां भी लोग जाते हैं वो सब ड्रेस कोड में जाते हैं। अब उसमें कोई हिंदू नौकरी कर रहा हो, मुस्लिम नौकरी कर रहा हो, ईसाई नौकरी कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो, तो ड्रेस कोड हर जगह। अब पुलिस में चाहे मिलिट्री में कोई भी बंदा लगे, चाहे हिंदू नौकरी करे, मुस्लिम करे, कोई भी करे, सबका ड्रेस कोड होता है। तो इसी तरह अगर सरकार या लोग ड्रेस कोड की बात जो करते हैं तो ड्रेस कोड में आने में किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। राष्ट्र के निर्माण में
या राज्य के निर्माण में कोई अच्छी सोच को लेकर के जब कोई नीति बनाई जाती है तो उसमें सबसे ज्यादा अवरोध पैदा करने वाले ऐसे कट्टरपंथी और मजहबी संगठन होते हैं, जिनमें से उत्तराखंड में भी एक संगठन है जिसका नाम है जमीयत उलमा-ए हिंद। आप देखिए कि जमीयत उलमा-ए हिंद का ये फैसला क्या आपको लगता है कि राष्ट्र निर्माण में या राज्य के निर्माण में है या अच्छी नीतियों के पक्ष में है? एक सरकार तो वहां पर कितना अच्छा कानून बना रही है कि समान नागरिक संहिता, अर्थात सभी को सभी के बराबर का कानून, सभी के हित में कानून, और उसका विरोध करने के लिए अगर कोई अवरोध पैदा कर रहा है तो जमीयत उलमा-ए हिंद, जिसने उत्तराखंड हाई कोर्ट में जाके ये रिट दायर की है कि इसका विरोध करना है। अरे विरोध करना है तो आप अपने मजहबी कानूनों का विरोध करिए ना, वक्फ बोर्ड का विरोध करिए ना, जिसने अवैध संपत्तियों पर कब्जा करके राष्ट्र को जो है एक भ्रमित करके और देश विभाजन करने जैसी नीतियां पैदा कर रखी हैं। मुल्क की लोकप्रिय सरकार, केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह, संपूर्ण केंद्र की सरकार ने मुल्क के विकास के दृष्टिकोण से संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए यूसीसी का जो विधेयक लाया और प्रदेश शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने का सराहनीय कदम के कड़ी में उत्तराखंड की सरकार ने इसे एक्ट अपॉन कर लागू कर दिया, जो स्वागत योग्य है। हम ये चाहेंगे कि केवल भाजपा शासित राज्यों में ही नहीं वरन संपूर्ण भारत में यह कानून लागू हो। हिंद के द्वारा याचिका दायर की गई है और अब दोनों ही पक्षों के द्वारा इसको सियासत रंग दिया जा रहा है। हालांकि 3 वर्ष पहले जिस तरह से यूसीसी को लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा पहल अपनाई गई थी और लगातार इन मुद्दों पर कई बार चर्चाएं भी हुई हैं, सदन के पटल पर भी इसको स्वीकृति प्रदान की गई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको मोहर लगाई गई और उसके बाद जमीनी स्तर पर 27 जनवरी 2025 को यूसीसी को लागू किया गया और देश का पहला उत्तराखंड राज्य बना जहां पर पहली बार यूसीसी लागू हुआ है, जिसके पीछे का मकसद एक समान नागरिक संहिता और एक जैसा कानून हर एक व्यक्ति विशेष को मिल सके, चाहे उसमें किसी भी तरह के धर्म, जाति के लोग, समुदाय के लोग शामिल हो, सबको एक तरह का कानून मान्य हो। इस दिशा में ये यूसीसी कानून को पारित किया गया और अन्य राज्यों की पहल भी इस पर देखी जा रही है। लेकिन अब ऐसे में जमीयत उलमा-ए हिंद ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है और उन्होंने कहा है उस याचिका के माध्यम से कि यूसीसी के खिलाफ है, क्योंकि मुसलमानों के हकों को लेकर के जो कुरान में उनके धार्मिक रीति रिवाज हैं उसका हनन हो रहा है, जिसको मुसलमान कहीं से बर्दाश्त नहीं करेगा। मुसलमान हर एक तरह से झुक सकता है, हर एक जगह रुक सकता है, लेकिन अपने धर्म से खिलवाड़ नहीं होने देगा। संविधान अपने मायने में है और संविधान का पालन करना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, लेकिन किसी के धार्मिक कुरान हो या फिर हिंदू धर्म के ही ग्रंथ हो, उसमें जो लेख है उसके अपोजिट में इस तरह की गतिविधियां अगर सामने आती हैं तो ये अस्वीकार्य होगा। और शायद यही कारण है कि उत्तराखंड से ही शुरू हुआ यूसीसी अब एक बड़े विरोध का यहां पर खामियाजा देखने को मिल रहा है, जहां जमीयत उलमा-ए हिंद की ओर से यह गुहार लगाई गई है जो कि नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दी गई है। लेकिन सवाल इस पर यह भी बना हुआ है, 3 साल पहले से यूसीसी पूरे देश भर में सुर्खियों में था जब विधानसभा चुनाव, और ऐसे में वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यह विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में कहा गया था कि यूसीसी को लागू किया जाएगा। तब से ही पूरे देश भर में ये चर्चाएं हुई थी। चलिए तो ठीक है, सीधा इस पूरे मुद्दे को लेकर के जमीनी स्तर से विवाद को कहां शुरुआत की जा रही है या फिर सरकार की क्या कुछ मंशा थी, तमाम तथ्यों पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पैनल पर हमारे अतिथि आज के जुड़ रहे हैं। प्राची अधिकारी, आरएसएस समर्थक, मुफ्ती शमून कासमी उत्तराखंड से मदरसा चेयरमैन है, मौलाना अली हुसैन कुम्मी जी और कौशल किशोर ठाकुर जी जो कि कथावाचक हैं। आप सभी अतिथियों का टीवी 100 में बहुत बहुत स्वागत है।
चलिए और शुरुआत करेंगे डिबेट में एक बड़े और विशेष मुद्दे के साथ। और पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा, हमारे साथ मौलाना अली हुसैन कुम्मी जी भी जुड़े हुए हैं। सवाल आपसे रहेगा मौलाना साहब, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जहां यूसीसी को लागू किया गया, और ये आज नहीं हुआ है, ये 3 वर्षों के शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि अगर जनता का विश्वास मिलता है तो यूसीसी लागू करने का हमारा वादा होगा, और उस वादे को खरा उतरने के लिए लगातार 3 वर्षों का कार्यकाल देखा गया। कई सुरक्षा पटल को लेकर के जिम्मेदारियां की गई, कई तरह के सुझाव मांगे गए, और उसके बाद अंतिम मोहर 27 जनवरी 2025 को लगी, और महज अभी 15 से 20 दिन के अंतराल ही हुए हैं यूसीसी लागू हुए। और उसके बाद एक यहां विवादित स्पष्ट टिप्पणी सामने आ रही है कि इस पूरे नियम कानून के लिए एक समान नागरिक संहिता को लेकर के मुसलमानों के लिए जो कुरान में धार्मिक भावनाओं को लेकर है उसको आहत हुआ है। उनके नियम विरुद्ध इस तरह का यूसीसी लागू किया गया है जो कि मान्य नहीं होगा। तो आखिर इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, पहली बात, ये जो हमारा देश है, हमारा मुल्क है, यहाँ के हर धर्म के अपना हिसाब किताब है, और हम जो चलते हैं वो अपने धर्म के ऊपर चलते हैं। कुरान में जो कानून हम मानते हैं उसी पर अमल होता है। तमाम शादी ब्याह और तमाम निकाह तलाक से मसाइल जो होते हैं वो हमारे कुरान में, इस्लाम ने जो बताएं उस पर अमल किया जाता है। दुनियावी कानून जो है सबके लिए एक जैसा कैसे बन जाएगा, मुझे बताइए। यहाँ तमाम धर्म के लोग रहते हैं, तमाम मजहब के लोग रहते हैं, हर एक का अलग अलग मसला है। तो ऐसा करना मैं समझता हूँ कि अभी तो मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। और अब जाएगा कानून बना दिया है, उस पर अमल भी तो होना चाहिए ना। खाली कानून तो बहुत से बनते हैं, अमल भी तो उस पर करना चाहिए। सबको सबकी राय मशवरा लेने के बाद, सबको एक जगह बिठाने के बाद, सब धर्म के लोग जमा होने के बाद उस पर बात होती तो मैं समझता हूँ ये अच्छा होता। खाली हुकूमत कोई कानून लागू कर दे, मैं समझता ये हूँ कि अमल होना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। और हो सकता है कि अमल हो जाए, मगर हमें नहीं लगता है कि सब एक कानून जो है सबके लिए बराबर। ठीक है, आपके पास लौटेंगे मौलाना साहब, आपके पास लौटेंगे। कथावाचक हमारे साथ कौशल किशोर जी जुड़े हुए हैं। कौशल जी, जिस तरह से यूसीसी को सरकार के द्वारा पारित किया गया है एक समान नागरिक के कानून को ध्यान में रखते हुए, ताकि किसी भी धर्म जाति के ही क्यों ना लोग हों, लेकिन जो न्याय की प्रक्रिया होगी वो समानांतर के भाव से होगी, इसमें कहां लग रहा है आपको कि जिस तरह से विरोधाभास यहां पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा उठाया जा रहा है, या जिस तरह से ये जमीयत उलमाए हिंद पक्ष अब अपना रख रहा है नैनीताल कोर्ट में, इनके द्वारा याचिका दायर की गई है, क्या ये औचित्य कार्रवाई हो सकती है? देखिए, एक तो सोच का अंतर है। जब यहाँ पर समान नागरिक संहिता कानून बनाया जा रहा है तब लोगों की सोच विभिन्न प्रकार की आ रही है। मतलब कि ये दर्शाया जा रहा है कि हम तुमसे अलग हैं। जहां हम मानवता का संदेश देते हैं वहां ये जो है दानवता वाला संदेश दे रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब समान नागरिकता कानून बनाया जा रहा है, अभी आप सैयद अली हुसैन जी कह रहे हैं कि हमें कुरान के हमारे जो है कानून है। अरे भैया, कुरान के कानून है तो हमारे गीता के भी कानून है। श्रीमद् भगवत गीता के कानूनों पर उतराएंगे तो न जाने कितने इस देश में कितना विनाश हो जाएगा। इसलिए बात आती है कि हम समान नागरिकता कानून का समर्थन करें। अगर हम अपने अगर धर्म पुराणों के अनुसार अपने नियमों को मानेंगे ना, तो इस देश में फिर एक बार विभाजन जैसी स्थिति आ जाएगी। और भारत अब दोबारा से ऐसा चाहता नहीं है कि ये विभाजन जैसी स्थिति है। इसीलिए सभी के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए ना समान नागरिकता कानून बनाया जा रहा है। लेकिन न जाने कैसे कैसे लोग हैं, जमीयत उले हिंदुमा जैसे पता नहीं क्या क्या उनका संगठन बना रखे हैं। मुझे तो लगता है इनकी सारी गतिविधियां ही राष्ट्र के विरोध में रहती हैं। ऐसे संगठनों पे तो मुफ्ती जी आपके पास लौटना चाहेंगे। मुफ्ती जी, जिस तरह से उत्तराखंड ने ये पहल की शुरुआत की थी, यूसीसी को लागू करने के लिए 3 वर्षों का समय रहा और सुर्खियों में पूरा मामला रहा है, तो क्या लागू होने के बाद इस तरह के विवाद को लेकर याचिका दायर करना औचित्य माना जाएगा, या 3 वर्षों के पहले से जब ये तैयारी चल रही थी तो लागू के पहले भी तो इस तरह की आवाज को और तीव्र गति से बुलंद किया जा सकता था? मैं सबसे पहले तो अपने उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के लिए बधाई, आभार भी प्रकट करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक साहस किया और यूसीसी को लागू किया। 27 जनवरी को ये यूसीसी हमारे यहाँ लागू हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे देश के अंदर उन्हें सराहा जा रहा है और पूरा देश आज उसका अनुसरण कर रहा है।
मैं इस पे बात करना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि यूसीसी पहले तो ये तय करें कि किसके खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ है। इस्लाम के यूसीसी इस्लाम के किसी भी प्रावधान से उसका टकराव नहीं है। यूसीसी एक ऐसा कानून है जो सेकुलर कानून है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि एक ऐसा कानून जो सेकुलर कानून होगा, जो सबके लिए सबका होगा। अब रही बात सबका विकास, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कानून जो बनता है वो इसलिए बनता है ताकि समाज के अंदर जो कुरीतियां आ गई हैं उनके ऊपर अंकुश लगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो सामाजिक कुरीतियां हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए है, सिमिलरिटी को लाने के लिए है, समानता लाने के लिए है, सबको समान अधिकार देने के लिए है। अब जैसे मैं आपको बताऊं मिसाल के तौर से कि 3-4 प्रावधान का मैं जिक्र करता हूं जो इस्लाम के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि 3 तलाक 3 साथ एक साथ तलाक कहना ये इस्लाम में सबसे ज्यादा नापसंदीदा है। यानी उस ईश्वर को ये बात पसंद नहीं है जो हम सबका है। पहली बात तो ये कि ईश्वर सबका है, हम सबका मालिक है वो, तो वो उसे ये चीज पसंद नहीं है कि परिवार में विच्छेद हो, बल्कि परिवार सुचारू रूप से चले और उनके अंदर एक ऐसा भाव पैदा हो कि अलगाव की कोई चीज ना हो। तो मुफ्ती साहब यही तो सरकार की पहल देखी जा रही है। सरकार ने भी तो वही काम किया है कि सबको एकजुटता के साथ धर्म और जाति को कहीं कैटेगरी में डाइवर्ट नहीं किया है, सबको एक समान ही तो लाने का काम किया है। लेकिन उसमें फिर विरोधाभास की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हाँ शुभम, मैं 2 बात और जिक्र कर रहा हूं थोड़ा सा कि नंबर 2 बहु विवाह यानी एक से ज्यादा शादी करना ये इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, यानी जरूरी नहीं माना इसे भी इस्लाम ने। नंबर 3 ये जो एक ऐसी प्रथा आ गई थी जो हलाला जिसे कहते हैं उसका भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने इन तमाम कुप्रथाओं को जो शामिल किया था उनके ऊपर अंकुश लगेगा। अब आगे आइए, आपके रिलेशनशिप के अंदर जो हमारी बच्चियां जिनका मर्डर कर देते थे, आपने सुना होगा एक बहुत चर्चित केस है श्रद्धा वाला, आफ्ताब का और श्रद्धा का। उसने सिर्फ रिलेशनशिप के अंदर अगर वो डॉक्यूमेंट्स में होता तो उसकी हिम्मत नहीं होती ये काम करने की, फिर हमारी सारी सबकी नजर रहती। अब ये सारे ऐसे प्रावधान इसमें हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि क्या कहीं मुसलमानों को टारगेट करके किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। उन लोगों को समझने की जरूरत है जो विरोध कर रहे हैं। विरोध सवाल वही आता है मुफ्ती साहब, बिल्कुल सवाल यही तो आ रहा है कि जब सभी के लिए समान नागरिक संहिता लागू की जा रही है, सबको एक तराजू में तौला जा रहा है, तो अपने आप को धर्म की आड़ में क्यों अलग दिखाने का प्रयास किया जा रहा है? आपके पास लौटेंगे, जिक्र कर लेते हैं प्राची अधिकारी जी का। प्राची जी, इस तरह से समझेंगे अगर तो स्थितियां किस तरह से विपरीत देखी जाएंगी। एक तरफ हिंदू मुस्लिम का विवाद हमेशा सुर्खियों में पूरे देश भर में बना रहता है, लेकिन सरकार के अथक प्रयास है। यूसीसी एक उदाहरण हो सकता है जहां सबको समान नागरिक संहिता के साथ में एक तराजू में तौलने का काम किया जा रहा है, लेकिन विरोधाभास तीव्र गति के साथ मुसलमानों के द्वारा देखा जा रहा है। आपने भी देखा है कि नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है और उसमें यह सीधा लेख कर दिया गया है कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसे में आने वाली भविष्य की किस तरह की तस्वीरें सामने होंगी? देखिए, भविष्य बहुत सुनहरा दिखता है अगर यूसीसी की आप बात करें, क्योंकि मैं एक विधि की छात्रा भी हूँ, लॉ की छात्रा भी हूँ, और यहीं पर आपने पैनल में ही विरोधाभास देख लिया हुआ एक पढ़े लिखे और या जिनको नॉलेज नहीं है उनके बीच में। जैसे चेयरमैन साहब जो है, उन्होंने चेयरमैन जी ने कितनी बढ़िया बात की, उन्हें कानून की जानकारी है, उनकी बातों से पता चल रहा है, क्योंकि 2 प्रोसीडिंग होती है क्रिमिनल, भारत में क्रिमिनल और सिविल की। इसमें सिविल, हाँ जी, सिविल प्रोसीडिंग में थोड़ा बदलाव है। यहाँ तक जो सैयद अली बैठे हैं उनको तो यूसीसी का मतलब ही नहीं मालूम था। ऑन एयर आपने अभी देखा होगा, वो पूछ रहे थे यूसीसी आखिर चीज क्या है, ये पूछा उन्होंने और हमने सुन लिया, मुझे हंसी पड़ी इस बात पे। और वही आप चेयरमैन सर को देखें, हालांकि उनका तजुर्बा बहुत ही ज्यादा है, मैं मानती हूँ, लेकिन उन्होंने कितने संयम से और कितनी सादगी से ये बात बताई और कितनी अच्छी भाषा चली थी। तो ये जानकारी का अभाव और जानकारी ना होना, कुछ लोग, अब ऐसे लोग जो चेयरमैन सर जैसे हैं, ये लोगों को आगे बताएंगे और हम जैसे लोग हैं और भी इसमें कार्य करेंगे। लेकिन जो सैयद अली जैसे लोग हैं, ये क्या करेंगे, अगर इनको खुद को जानकारी नहीं है, भटकाएंगे। चलिए, मैं नकारात्मक संदेश फैलाएंगे। बिल्कुल जी, मेरा चांस है, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। देखिए, हुकूमत अभी ये कह रहे थे कि
हुकूमत कानून नहीं बनाएगी। हुकूमत इस देश में कानून बनाती है, देश संविधान से चलता है, किसी कुरान किसी भागवत गीता से नहीं चलता। और अगर आप भारत की पृष्ठभूमि देखें तो ये सनातन पर पृष्ठभूमि है। यहाँ पर जो मुसलमान भी हैं हमसे ही आए हैं और उनका जो मूलभूत तत्व है वो सनातन ही है। वो दूसरे देशों की तरह जहां आप दूसरे देशों में देखिए, सूडान वगैरह में देखिए, वो तो स्कर्ट्स पहन के भी घूमते हैं, तो वैसे तो यहाँ मुसलमान नहीं घूमते। दूसरी चीज, सिर्फ इसमें इतना बदलाव है कि आप ये जो मनमानी शादियां करते थे ना वो नहीं कर पाएंगे। आपको उसके लिए तलाक लेना होगा। आप किसी की बेटी को यूं ही पराठा अच्छा नहीं बनाया, ये खाना अच्छा नहीं बनाया, एक पेट में बच्चा दो बाहर। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन आपका माइक अनम्यूट है। जी जी आपकी कंटिन्यू बात रहेगी प्राची जी, कंटिन्यू जी। तो इसमें सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, देखिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग में तो हिंदू मुसलमान था नहीं, उसमें सब एक सा है। अगर इन्होंने मर्डर करा 302 और 300 में क्या बोलते हैं अपराध डिसाइड होता है, 302 में जो है धाराएं लगती है। अब तो खैर बीएनएस के द्वारा, भारतीय न्याय संहिता के द्वारा बदल दी गई है। दूसरी चीज, सिविल में जब हम बात करते हैं तो सिविल में आपको लिविंग का रजिस्ट्रेशन कराना है। जो लड़कियां अपने माँ बाप की बातें नहीं मानते, 20 साल माँ बाप 18 साल पाल रहे हैं, जो लड़कियां अपने माँ बाप की बातें नहीं मानती, वो कहती है मेरा अब्दुल बेस्ट है, तो हमें लव मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंतर जातीय विवाह होते हैं, लेकिन कम से कम लड़कों के मन में, चाहे वो हिंदू लड़का हो या मुसलमान लड़का हो, कोई भी लड़का हो, उसके मन में डर रहेगा कि इसके वालिद को, इसके वालिदैन को पता है, यानी कि इसके माँ बाप को पता है, ये बाहर गई है, इसको सारी चीज उसके माँ बाप जानते हैं इसके बारे में। वो होशो आवाज में रहेगा कि कहीं मैं इसका मर्डर ना, कल को मन भर जाए, जी भर जाए, और लड़की अगर नो बोलती है या लड़का नो बोलता है, कुछ मतभेद हो जाए, तो यहाँ डिवोर्स तो है नहीं क्योंकि शादीशुदा है नहीं, तो कम से कम उस रजिस्ट्रेशन से माँ बाप को पता तो रहेगा मेरी लड़की किधर जाके मर रही है, कहाँ है, किधर रह रही है। तो ये चीज जरूरी है। और अगर उसके हकूक का रखवाली करी जाएगी, जैसे अगर मान लीजिए वो प्रेग्नेंट हो गई, लड़के मार देते थे या बच्चा गिरा देते थे या उसकी सेहत से खिलवाड़ करते थे, अब क्या होगा कि अगर कोई बच्चा पैदा हो गया है तो उस बच्चे को जी पहले तो दोनों माँ बाप, सुनिए, दोनों माँ बाप मिलके पालेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और अगर लड़का कमा रहा है तो लड़का उसका खर्चा देगा लड़की का, क्योंकि अब ऐसा है कि लड़की मान लीजिए 18 साल की उम्र में आ गई, उसके साथ भाग के बालिग है, हिंदुस्तान में कह दिया जाता है बालिग है, जबकि विदेशों में भी लोग काबू रखते हैं। हमारे देश में फ्रीडम के नाम पर, लिबर्टी के नाम पर दूसरे की बेटी बहुत अच्छी लगती है, अपनी बेटी अच्छी नहीं लगती, दूसरे की लड़की भागती भी है तो उसकी मजाक तो सब उड़ाते हैं, लेकिन बाहर उसके अंदर क्या हो रहा है। बिल्कुल प्राची जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। आपके पास लौटेंगे, मौलाना अली हुसैन जी का रुख कर लेते हैं। मौलाना साहब, आपने सुना है कि लगातार प्राची जी भी वही बातों को बता रहे हैं कि जिस तरह के यूसीसी के प्रावधान देखे गए हैं, जिस तरह के यूसीसी के प्रावधान देखे गए हैं, आपके पास लौटेंगे प्राची जी, आपके पास लौटेंगे, जवाब ले लेते हैं। मौलाना अली हुसैन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के प्रावधान गिनवाए गए हैं। धर्म के आधार पर नहीं, वो हो चुका है, मजहब के आधार पर हो चुका है। हाँ, बिल्कुल, वो मजहब के आधार पर हो गया। अब तो आप ये बताइएगा मौलाना साहब, यूसीसी लागू हुआ है कई तरह के प्रावधानों को लेकर, मुसलमान को कहां समस्याएं हो रही हैं? अनम्यूट कर दीजिएगा माइक अपना पहले तो। मुसलसल ईमान है कहां? क्या प्रावधान लग रहे हैं कि जो कि सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप लोगों को खतरा होगा? मौलाना साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अगर हो सके तो माइक को अनम्यूट करने का प्रयास करिएगा। जवाब नहीं है उनके पास में। चलिए ठीक है, प्राची जी के बात पर अब जवाब नहीं दे पाएंगे। एक बार और समय ले लेते हैं। मौलाना सुन पा रहे हैं ना? नहीं, उनसे यूसीसी का मतलब पूछिए एक बार। वो कह रहे थे यूसीसी बना क्या है? मैं बिल्कुल तैयार हूं, मैंने सवाल भी वही किया, लेकिन उनकी ना आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन खैर कोई नहीं, अभी हमारे पास समय बहुत है, एक बार फिर से कोशिश करूंगा। मौलाना साहब, अपने माइक को ना अनम्यूट करिएगा। हमारी है जी, बिल्कुल आ गई है, कंटिन्यू। मैं ये कह रहा था कि भारत के अंदर भारत का कानून बनाने के लिए लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति हैं, ये इतने बड़े लोगों को छोड़ के आप एक सूबे के अंदर कानून मतलब राज कर देते हैं। ये बताइए कहाँ का इंसाफ है? हम बिल्कुल होना चाहिए, कानून लगना चाहिए, मगर भारत के अंदर राज्यसभा को छोड़ के, लोकसभा को छोड़ के, सबको छोड़ के, प्रधानमंत्री को छोड़ के, राष्ट्रपति को छोड़ के आप एक सूबे का कानून बना देंगे और आप चाहेंगे पूरा भारत बन जाए। कैसे आपको भी जानकारी नहीं है सैयद अली हुसैन जी, आपको जानकारी नहीं है कि कानून कैसे बनता है। प्राची जी, आप बताइए इनको कानून कैसे बनता है? हाँ, कानून बनने के लिए सब चीजें चाहिए होती है,
चीफ मिनिस्टर चाहे कानून बना दे, ऐसा नहीं हो पाता है। पूरे लिए पूरा सिस्टम होना चाहिए। लोकसभा की बात होना चाहिए थी, राज्यसभा बात होना चाहिए थी, राष्ट्रपति तक बात जाना चाहिए थे, सारे एमपी उस पर एग्री करते, हुकूमत उस पर एग्री करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कबूल करती है। ये तमाम चीजें थी। और इतने सूबे हैं भारत के अंदर, सिर्फ एक ही तो सूबा नहीं है, सारे सूबे हैं भारत के अंदर, सारे सूबों के अंदर सब लोग मानते हैं कानून को, सबको सब पर लागू होना चाहिए था। अगर कानून लगा था तो सिर्फ ये तो सर्वसाधारण है, नाम ही उसका है एक समान नागरिक। मौलाना साहब, नाम ही उसका है, यूसीसी का पूरा नाम ही होता है एक समान नागरिक। ये समान अच्छी बात है, होना चाहिए, हम कभी हम इनकार नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कहाँ लग रहा है कमी कहाँ हो गई है फिर? कमी का मतलब ये है कि सारे धर्म मजहब के लोगों को एक जगह पे बिठाल के एक बात करना चाहिए थी, एक मीटिंग करना चाहिए थी, बताना चाहिए था कि ये हम लोग लागू कर रहे हैं। ठीक है प्राची जी थोड़ा सा ये त्रुटि हो गई, ऐसा कहना है कि भाई सभी धर्म समाज के लोगों को एकत्रित क्यों नहीं किया गया? अरे इनको थोड़ा सा मैं समझाती हूँ। देखिए ये तो बेसिक चीज आपने भी पढ़ी होगी, सिविल स्टडीज, सिविल एजुकेशन में आपने पढ़ा होगा इतना तो। स्टेट के नेक्स्ट अमेंडमेंट, स्टेट के पास भी अधिकार होता है। हमारे पास जो सूचियां होती है, हमारी एक तीन सूचियां होती है, तीन सूचियां होती है, जिसमें स्टेट की सूची भी है। स्टेट अपना अगर कोई कानून बहुत जरूरी होता है उसके लिए अपील कर सकता है, वो बनाता है, उसके बाद वो वहां जाता है, क्या बोलते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास जाता है, फिर वो लोग उसको देखते हैं, उस पर बहस करते हैं। इवन विधानसभा और इस पे भी बहस होती है। अगर वो लगता है कि सही है स्टेट के लिए। अब क्या योगी सरकार ने नहीं, योगी सरकार इस पे काम नहीं कर रही है क्या? और गवर्नमेंट इस पे काम नहीं कर रही है? आने वाले समय पे नहीं आएगा? इनको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, ऐसे ही तो बताएंगे। आप कह रहे हैं स्टेट का जो मुख्यमंत्री है, जो छोटा, जो आपकी लैंग्वेज में मैं बोल दीजिए, जो छोटा पीएम है स्टेट का, मतलब स्टेट का छोटा पीएम, उसको पीएम बोलते हैं वो जो है आपके मुताबिक से वो कुछ है ही नहीं, उसके पास अधिकार ही नहीं है, वो कुछ बना ही नहीं सकता। ठीक है, डिस्कशन होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है। अब तो स्पष्ट हो गया होगा, अब तो स्पष्ट हो गया होगा कि अगर स्टेट में, अच्छा अभी और रह गया है। प्राची जी थोड़ा रुकिएगा, प्राची जी आपके पास लौटेंगे पहले। जी जी, पूरे भारत में ये कानून लागू होना चाहिए था। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका ऐलान करती, ये कानून लागू हो गया है। यूपी, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश सब जगह लागू होना चाहिए था। खाली एक सूबे के अंदर कानून लागू किया। लेकिन मौलाना साहब जो मोहर लगी है वो राष्ट्रपति की मोहर लगी है। प्रधानमंत्री से भी बड़ा पद होता है राष्ट्रपति। अगर उनकी मोहर लगी तो अभी एक्सेप्ट कोई नहीं है, वो नहीं सही है। सब लोग उसको एक्सेप्ट करें, सारे धर्म के लोग माने, सारे धर्म के लोग उसको एक्सेप्ट करें। इस बात को समझते हैं, इस बात को समझ लेते हैं। मुफ्ती साहब आप किस तरह से देखते हैं? अभी आपने मौलाना साहब को भी सुना और आपने प्राची जी को भी सुना। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या कुछ पावर होती है और किस तरह सिस्टमैटिक सीक्वेंस के वाइज में किसी भी तरह के एक्ट को लागू किया जाता है? क्या कहना चाहें मौलाना साहब की बात को लेकर के और प्राची जी की बात को लेकर के? मैं प्राची जी ने बहुत हमारी बहन ने अच्छी बात कही है, उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर यूसीसी अब तो लागू हो गया, पहले ड्राफ्ट तैयार हुआ। ये मैं उसके ऊपर ही बात कर रहा हूं कि जो यूसीसी ड्राफ्ट है, यही चीज बताने की है कि कंफ्यूजन यही पैदा हो रहा है समाज में। जानकारी तो है नहीं ना, अपने धर्म की भी जानकारी नहीं है जी, और संविधान का और धर्मों का कहीं टकराव नहीं है। अभी प्राची जी ने कहा कि अटेम्प्ट टू मर्डर 307 है। अगर आप किसी के ऊपर अब तो वो बदल गया, वो संहिताएं बदल गई हैं और 302 307 की बात हम करें। अगर कोई मर्डर करेगा तो उसे जाहिर है उम्र कैद होगी या फांसी की सजा होगी, और जो नहीं करेगा उस पर थोड़ी लागू होगा वो। भाई ये आप कानून इसलिए बनता है ताकि आपके अंदर एक डर पैदा हो कि आप समानता को लागू करेंगे, महिलाओं के साथ बराबरी का बर्ताव करेंगे। जो हमारी बहनें हैं, मर्द औरत में कोई फर्क नहीं है, बेटा और बेटी एक समान है। बिल्कुल। अब आपने पिछले दिन देखा होगा कि कन्या भ्रूण हत्याएं हुई है। अब आज मुझे बहुत इस बात का हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि प्राची जी एक पढ़ी लिखी हमारी बहन है, तो किस तरह से उसे एक्सप्लेन कर रही है। तो मर्दों में और औरतों के फर्क को खत्म करेगा यूसीसी। जैसे अल्ट्रासाउंड के जरिए से बहुत सारे हमारे लोग कन्या भ्रूण हत्या करते थे, आज इस ड्राफ्ट कमेटी के अंदर
ऐसे लोग हैं, महिलाएं भी हैं इसमें। दून यूनिवर्सिटी की जो हमारी वाइस चांसलर हैं सुरेखा डंगवाल जी, बड़ी काबिल तरीन हमारी इसमें हमारी बहन है। तो अब आप ये बताइए कि अगर इन कुरीतियों को न रोका गया तो ये तो देश के अंदर अराजकता पैदा हो जाएगी। ये बड़ा सवाल, यही तो मुफ्ती जी, यही तो सवाल बना है कि अनभिज्ञता और अशिक्षा यहाँ पर हावी हो रही है। आपके पास लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे। एक मिनट बात पूरी कर दूं। जी जी मुफ्ती जी, आपको समाज को ठीक करने के लिए, बराबरी लाने के लिए, समानता लाने के लिए, उनके अधिकारों को बराबर करने के लिए अगर कोई कानून आ रहा तो आपको किसी धार्मिक प्रैक्टिस से रोका नहीं जा रहा है। आप अपने निकाह वैसे करेंगे जैसे करते आए हैं। बिल्कुल, मौलाना ही निकाह पढ़ाएंगे, फेरे पंडित ही फेरेंगे, और इसी तरह से जो है उनका जो जलाते हैं वो सनातन धर्म के लोग जलाते हैं और इस्लाम संस्कार जैसा होता है उसी नियमों पे होगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये लोग जो भ्रम पैदा कर रहे हैं वो भ्रम इसी पे पैदा कर रहे हैं कि साहब आपको आपके निकाह कैसे होंगे, वो वैसे ही होंगे जैसे आप करते आ रहे हैं। आपकी किसी प्रैक्टिस के ऊपर जो धर्म ने, जो संविधान ने आपको आजादी दी है, वो आजादी आपकी बरकरार है, वो तो कुरीतियों के ऊपर अंकुश है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने साहस किया है। आज पूरा देश अनुसरण कर रहा है, तमाम स्टेट अपने अपने राज्यों के अंदर इस कानून को ला रहे हैं और राज्य अपना कानून बना सकते हैं, इसका अधिकार उन्हें है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग ये भ्रम पैदा करना चाहते हैं वो भ्रम पैदा नहीं कर पाएंगे। पहले तो ये बताएं कि किस धर्म के खिलाफ है यूसीसी। यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं, इस्लाम के भी नहीं है, एक जगह भी कहीं मुदाखलत नहीं है, कुरीतियों पर अंकुश है। बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। प्राची जी आपके पास लौटेंगे। कौशल किशोर जी का थोड़ा सा रुख करना चाहूंगा। कथावाचक है, सनातन को लगातार मार्गदर्शन देने का काम करते हैं, लेकिन यहां पर आपसे सवाल ये बना हुआ है, आपने अभी सुना है कि मुफ्ती जी ने साफ जाहिर किया है कि यहां अशिक्षा हावी पड़ रही है। बौखलाहट और चिल्लाने से या याचिका दायर करने से किसी भी नियमों का बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूसीसी एक बड़ा कानून है जिसके लिए पहले ड्राफ्ट कमेटी बनी, कई तरह का डिस्कशन हुआ, 3 वर्षों का लंबा समय गुजरा, राष्ट्रपति की मोहर लगी, उसके बाद उसको लागू किया गया। तो ऐसे में अशिक्षित होना और जिस तरह की तस्वीरें याचिका में सामने आ रही है, क्या लग रहा है कि कहीं विभाजन की नीति को अपनाने के लिए किसी और की षड्यंत्रकारी नीति तो शामिल नहीं है? देखिए, इसमें पूर्ण रूप से ना सैयद अली हुसैन जी जैसे लोगों का षड्यंत्र ही है और उनकी अशिक्षा का प्रभाव है कि मुस्लिम वर्ग पर जो है गलत तरीके का संदेश फैलाया जा रहा है। ये अलग तरीके से ये संदेश गलत तरीके से फैला रहे हैं। और चेयरमैन साहब उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब जैसे मुसलमान लोग जो आज हमारे राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर रहे हैं, उनका धन्यवाद देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत में आपके पास आते हैं, पूरे भारत में चेयरमैन साहब जो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के मुफ्ती साहब हैं, उनका संदेश हर एक मुस्लिम तक पहुंचना चाहिए, जिससे समझ में आए कि राष्ट्र निर्माण का। सैयद अली हुसैन साहब, आप अपना माइक म्यूट रखिए, पहले हमारी बात। मौलाना साहब एक बात हो जाए फिर आपके पास ही आएंगे, आपको भी समय दिया जाएगा आपकी बात को, चर्चाओं को रखने के लिए। आपके पास आते हैं कौशल जी, कंटिन्यू। सैयद अली हुसैन जी, प्राची अधिकारी जी की बात हम नहीं मानेंगे, चलो मान लिया, ठीक है, वो हिंदू धर्म से हैं, हो सकता है वो अपने धर्म को लेकर के कहेंगे, हम अपने धर्म को लेकर के कहेंगे, लेकिन कम से कम मुफ्ती साहब की तो बात को समझें। अरे शिक्षा के क्षेत्र में लेकर के कितनी बड़ी बात कही गई है, आपके अधिकारों का कोई हनन नहीं किया जा रहा है, कानून सबके हितों के बराबर में संरक्षण में देखकर लागू किया जा रहा है, फिर आप विरोध करके अशिक्षा का माहौल क्यों फैलाना चाह रहे हैं? आप उन मुसलमानों को क्यों भटकाना चाह रहे हैं जिनके हितों की बात आ रही है, उन महिलाओं पर भी हितों की बात आ रही है? कौशल किशोर जी थोड़ा सा सुन लेते हैं, मौलाना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मौलाना जी क्या रुख अपना रहे हैं? प्राची जी 1 मिनट का समय जी। पूरे मुल्क में भी होगा सैयद अली हुसैन जी, पूरे मुल्क में भी होगा, तसल्ली रखो, पूरे मुल्क में भी होगा। पूरे मौलाना साहब ये उत्तराखंड से पहल बनाई हुई है, लेकिन पूरे देश में इसको लागू होना है। आपने सुना है गुजरात में भी कमेटी बन गई है, बातें करते हैं, गुजरात में भी कमेटी बन गई है, पूरे देश में लागू होगा, पूरे देश में लागू होगा। तसल्ली के साथ रहिए, अभी तो और भी कानून लागू होने हैं, सबके लिए बराबर कानून हो, कुरीतियों को मिटाने के लिए और भी कानून लागू, सभी के लिए तो बराबर कानून है। वो निकाह करेगा। प्राची जी उनका कहना है सबके लिए एक जैसा कानून बने, तो यूसीसी क्या अलग अलग बना हुआ है क्या? देखिए एक्चुअली क्या है, जैसा कि चेयरमैन सर कह रहे थे, इनको कुछ पता है नहीं और इनको यूसीसी की फुल फॉर्म भी नहीं पता है, क्योंकि जब ये हम लोग सुन रहे थे कहते आखिर ये यूसीसी साला
चलिए चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया है। कौशल किशोर जी, आप क्या मानेंगे ऐसी स्थितियों पर? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि देखो, सब लोगों को मिलकर के ना, सब लोगों को मिलकर, प्राची जी कौशल जी आ गए हैं, आ गई हैं, प्राची जी आ गए। प्राची जी, आपसे सवाल था, कंटिन्यू जवाब दें। आप बोलिए। जिनकी बेटियां हैं ना, अब मैं सुनिए, जिनकी बेटियां हैं, जिनकी तलाक हुई है, उनके माँ बाप से, उनके वालिद वालिदैन से पूछिए क्या गुजरती है। दूसरी चीज, जो इस कगार में आज हैं और उनको, जिनको बच्चे के साथ छोड़ दिया जाता है, उनको आज न्याय यानी कि जस्टिस मिल पाएगा, उनके हकूक की रक्षा हो पाएगी, अधिकार मिल पाएंगे, उनके लिए है। ठीक है, बाकी इसमें जैसे हिंदू बेटी को मिलता है, हिंदू लड़कियों को मिलता है, अगर मैं किसी से शादी करूं, मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, जैसे मैं हक पा पाऊंगी, तो मेरे साथ जो लॉ दूसरी लड़की कर रही है, हाँ। वो मुसलमान है, तो उसको भी वो हक मिलेगा। और मतलब एक लॉयर होकर एक लड़की को वो हक नहीं मिलते थे, क्योंकि मुस्लिम पर्सन लॉ अलग होता था, मुस्लिम लॉ अलग होता था। क्यों देश में एक पैरेलल कोर्ट चलेगा? हमारे देश में एक ही कानून चलेगा, और वो जिसमें निकाह की पद्धति अलग है, शादी की पद्धति और रीति रिवाजों से। अब ये कह रहे हैं सबके लिए एक हो, अरे हिंदू लड़की थोड़ा निकाह करेगी, अगर मुझे किसी मुस्लिम से प्यार होगा तो ही तो मेरा निकाह होगा, क्योंकि गैर मुस्लिम के साथ निकाह पॉसिबल नहीं है, तो ही तो होगा, तब वो निकाह नामा सिग्नेचर होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। जो आप निकाह जान के करते थे ना, वो नहीं होगा। आपको उसका कारण बताना पड़ेगा, दोनों हस्बैंड वाइफ को। और ये आप जो कहते हैं ना, इद्दत में है, बिद्दत में नहीं चलेगा, वो वहां जाएंगे आप, उसके बाद वहां होगा, वहां निर्धारित होगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपकी कितनी शादियां हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक मौलाना आए थे, उनकी 3-3, 4-4, 5-5 शादियां थी, तो इसलिए वो कर रहे थे। मैंने उनका पूरा रिसर्च कर लिया था। तो ऐसा ना करें, अपने बच्चों को तो कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे, दूसरे के बच्चों को मदरसे में डालेंगे। और मौलाना साहब जी, अब आपकी बात। क्या सबको मालूम है 140 करोड़ हिंदुस्तान में भारतीय रहते हैं, सब जज है, सब यहाँ पे आप जो बता रही है मुझे नहीं मालूम है, क्या आपके बच्चों को मालूम है? करोड़ों लोगों को मालूम है जो आप प्राची जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मौलाना साहब का कहना है कुछ चीजें बता रहे हैं जो शायद हिंदू धर्म में अभी जानकारी नहीं है। आपको रोकेंगे प्राची जी थोड़ा सा। आप मुझे बताइए कि जिस भारत में हम रह रहे हैं, यहाँ 140 करोड़ जनता पाई जाती है, सब पढ़े लिखे हैं, सबको नौकरी है, सबको आपने बताया है। ये जो मौलाना बैठे हैं वो मालूम है, इनकी कौम को मालूम है, ज्यादातर तो मुसलमान चाहिए है, ज्यादातर तो मुसलमान। अच्छा मौलाना साहब, आपसे जिक्र करना चाहूंगा पहले तो मौलाना साहब, जिस तरह से कमियां बताई गई हैं, कई तरह के प्रावधान किए गए हैं, इसमें से समस्या मुस्लिम समुदाय में कहां आ रही है? कहां ये माना जा सकता है कि कौन से प्रावधान से मुस्लिम समुदाय को खतरा है और कौन से वो प्रावधान है जो कुरान को फॉलो नहीं कर रहा है? जो आप लोग लगातार ये दावा करते आ रहे हैं कि इसमें हमें हमारे कुरान से जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको आहत हो रही है, तो वो कौन कौन से प्रावधान है जो इसमें शामिल किए गए हैं जो आपके हितैषी नहीं है? प्राची जी थोड़ा सा मुफ्ती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुफ्ती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुफ्ती साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। नॉलेज नहीं है, भारत को पहले पढ़ा लिखा बनाना चाहिए। मौलाना साहब 1 मिनट के लिए समय देंगे, मुफ्ती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इशारा उनका हमें प्राप्त हुआ है। जी मुफ्ती साहब जी। बस 1 मिनट की बात जरा से मुझे आपसे उत्तर दूंगा, मुझे बहुत जरूरी। बिल्कुल प्राची जी थोड़ा सुन लेते हैं मुफ्ती साहब को। जी ये कहना चाहता हूँ कि हमने इसीलिए मदरसों के अंदर एनसीईआरटी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर हमने एनसीईआरटी को लागू किया है, और वो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे आज आधुनिकीकरण से जुड़ रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी, और यही सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को आगे बढ़ा रही है। और मैं ये कहना चाहता हूं अपने पैनलिस्ट साथियों से कि कानून हो या संविधान हो, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर हम हमारे धर्म के ऊपर जो धार्मिक मान्यताएं हम मानते हैं, आपकी किसी धार्मिक मान्यता के ऊपर कोई भी अंकुश नहीं है, यही समझने की बात है और अवेयरनेस पैदा करने की बात है। और इसके लिए सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री के जो कलमा पढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, हम पुष्कर जी की बात कर रहे हैं, हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, हम पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। आप तो पूरे हिंदुस्तान में 70% मुसलमानों को जाहिल बता
बता रहे हैं। पूरे भारत का जब आएगा तब आ जाएगा। आप पहले अपने स्टेट की बात करें। वहाँ की तारीफ न कीजिए, वहाँ बैठे हुए होती है। मुझे जरा कहना है, इजाजत चाहूंगा। मुफ्ती साहब, एक सवाल मैं आपसे चाहता हूं, जैसा आपने अभी जिक्र किया हुआ है कि मदरसा में नौनिहाल बच्चों को वो भविष्य के लिए एनसीईआरटी जैसी पुस्तकों को अध्ययनरत किया गया है ताकि उनके मानसिक विकार उत्पन्न हो सके और एक अच्छी पीढ़ी को उभर कर सामने लाया जा सके। लेकिन वर्तमान में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदार हैं, जिन्हें उन जिम्मेदारियों का निर्वहन दिया गया है और उनकी अगर ऐसी मानसिकता होगी जहां विरोधाभास हाई होगा, तो क्या उन्हें भी मदरसे में क्लास दी जाएगी क्या? नहीं, ये आपके जरिए से हो जाएगा। जैसे आप इस वक्त हम चैनल पे बैठे हैं जी। अब देखिए, हमारी बहन प्राची है और मौलाना भी हमारे भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम इन्हें जब समझाएंगे तो ये जब अवेयरनेस की कमी है, ऐसा नहीं है कि हर आदमी ये जानता है कि भाई अगर आप मर्डर करेंगे तो आपको फांसी हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है। बिल्कुल। आप किसी के ऊपर आप हमला करेंगे तो 307 लग करके आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर होगा। जब आप अपनी महिलाओं के साथ सम्मान करेंगे, उन बच्चों को अनर्गल तलाक नहीं देंगे, और इसी तरह से बहु विवाह की जो बात है, ये तो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं, ये तो मौलाना भी जानते होंगे कि ये तो कंडीशनल है। किसी चीज के ऊपर पाबंदी नहीं है, और समझने की जरूरत है कि यूसीसी क्या है। यूसीसी सिमिलरिटी लाएगी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता मजबूत होगी, और इसकी पहल माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड से की है। उत्तराखंड देवभूमि को आज हमें गर्व है इस बात का कि सारा देश हमारे इस यूसीसी के ड्राफ्ट का अनुसरण कर रहा है, और अलग अलग राज्य जो है अपने यहाँ इसे प्रयास करने की और उसका ड्राफ्ट तैयार करने में इस बेस का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये उत्तराखंड राज्य के सारे लोगों के लिए इस देवभूमि उत्तराखंड के सबसे ठीक है। मुफ्ती साहब मौलाना जी का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। हाँ, मुझे जरा सा मौलाना साहब आपसे सिर्फ एक सवाल जानना चाहता हूं, जो अभी तक की डिबेट में सामने आया है। सवाल ये बना हुआ है, आपका कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश भर में एक ही समय पर क्यों लागू नहीं किया गया, क्या यही सवाल है? हाँ, यही मेरा सवाल है कि एक ही वक्त में पूरे भारत में लागू होना चाहिए था। उसका स्वागत करते हैं, करेंगे। ठीक है, इसको सुधार के रूप में देख लिया जाए। लेकिन आज जो जिस तरह की नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दी गई है, उसको कितना औचित्य मानते हैं? वो गलत है अगर याचिका दी गई है, क्योंकि मैं उनको मानता ही नहीं है याचिका देने वालों को। उनका मामला ये है कि सिवाय इख्तिलाफ पैदा करना है, उनको कोई चीज करना नहीं है। कौशल किशोर जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी तक ये कह रहे थे कि वो 70% मुसलमान जो है जाहिल है। प्राची जी कौशल जी के बाद आपको सुनते हैं, कौशल जी के बाद आपको सुनते हैं। प्राची जी आपको ही सुनते हैं कौशल जी के बाद। कौशल जी कंटिन्यू। अभी तक सैयद अली हुसैन जी कह रहे थे कि 70% मुस्लिम भारत का जो है वो जाहिल है, और इस कानून के विषय में अभी तक उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन मुझे खुशी है कि मुफ्ती साहब जो चेयरमैन उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के हैं, उनकी बातों को और प्राची जी की बातों को सुनकर के अगर उनको इस बात का ज्ञान हो गया है कि ये यूसीसी जो है वो भारत की राष्ट्रीयता और एकता के साथ जो है सबके समान जो है भावों की रक्षा करने के लिए बन रहा है, तो ये बात समझ में आ गई। तो मुझे लगता है कि टीवी 100 न्यूज चैनल के माध्यम से ये बहुत बड़ा संदेश गया है। मैं बधाई दूंगा टीवी 100 न्यूज चैनल को भी कि ये डिबेट करके आपने कम से कम सैयद अली हुसैन जैसे एक व्यक्ति को अंदर ये भाव जागृत कर दिया कि ये कानून गलत नहीं है, ये कानून अच्छा है। धन्यवाद आपका कौशल जी। बिल्कुल जी। प्राची जी अब थोड़ा सा आपका सुन लेते हैं, आपके पास लौटेंगे कौशल जी, अभी आपके पास लौटेंगे क्योंकि अभी तो सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लेकिन प्राची जी काफी समय से समय मांग रही थी, हालांकि समय सरकार ने भी दिया है, यूसीसी को वक्त लगा है, लेकिन अवहेलनाएं हो रही हैं, ऐसे में विरोधाभास हो रहा है, ऐसे में क्या कहना रहेगा प्राची जी आपका? देखिए, मैं तो सबसे पहले मौलाना को 2 बातें बताना चाहूंगी। मौलाना आपको पता है, जो अभी इन्होंने कहा कि जो आवेदन दिया गया है, जो पिटीशन दायर करी गई है, वो आपके लोगों ने इसके विरोध पे करी। आप कह रहे हैं मेरा उन लोगों से लेना देना नहीं। उनका कहना है जिन्होंने पिटीशन दायर करी है कि इस पे रोक लगाई जाए, वो आपके ही लोग हैं, उलेमा काउंसिल वगैरह के, तो उन्होंने रोक लगाने के लिए कहा है। तो आप तो इसके विरोध कर रहे हैं ना, तो आप इसको समझ नहीं पाए। यूसीसी का मतलब है सामान्य नागरिकता, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये है इसका मतलब, जो इंग्लिश में बोला जाता है। तो सबके लिए समान कानून होगा, जिसको समान नजर से लोगों को देखा जाएगा, एक समान, 2 आंखों से नहीं, 2 चश्मों से नहीं, एक चश्मे से। और यही रही जो आपका जो दिक्कत है, जो आप कह रहे हैं
निकाह निकाह की तरह होगा। समय भाव के कारण सिर्फ मौलाना जी से लास्ट कमेंट ले लेते हैं। मौलाना साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट 10 सेकंड में अपनी बात को पूरी करिए। जी देखिए, मैं कह रहा हूं कि कानून लागू होना चाहिए, अच्छा कानून है, मगर पूरे भारत में एक साथ लागू हो, सबके लिए कानून बहुत अच्छी बात है, सब इस पर अमल करें। हिंदुस्तान की यही खूबी है, भारत की यही खूबी है कि हमारे मुल्क के अंदर जो कानून बनते हैं सबके लिए बराबर बनते हैं। अगर कोई अपील करता है तो वो गलत करता है। चलिए चलिए चलिए, बेहद शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कही है मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और चर्चाओं के लिए, पैनल पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्राची जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती शमून जी हमारे साथ बने हुए थे अपने विचारों के साथ में, और कौशल किशोर महाराज जी आपने भी अपने उन वक्तव्य के माध्यम से दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार इस तरह से देखा जा रहा है और हर एक अपडेट के साथ में जो समान नागरिक संहिता को लेकर के विरोधाभास देखा जा रहा है, लगातार टीवी 100 की भी पल पल की नजर रहेगी अपडेट के साथ, इसलिए आप कहीं मत जाएं। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। देखते रहें टीवी 100।